The age of revolutionaries 1830 to 1848. रिवॉल्यूशनरीज ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हो चुका है। और रिवॉल्यूशन कब से कब तक लड़ा गया? 1830 से 1848 तक। इससे पहले हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में क्या हालात मचे हुए थे, क्या सिस्टम चल रहा था। वैसे आप लोग यहाँ तक की चैप्टर में सब चीजों को पढ़ भी चुके हैं कि रिवॉल्यूशन की असली शुरुआत तो फ्रांस से ही हो चुकी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब 1789 में लुई 16 के खिलाफ लड़ा गया, पता था ना सब लोगों को यहाँ से। उसके बाद आपको पता है उसमें रिपब्लिक गवर्नमेंट आती है, रिपब्लिक के बाद जैकोबिन आते हैं, जैकोबिन के बाद डायरेक्टरी आती है, डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन बोनापार्टे फाइनली आता है। उनके बीच में जो कुछ हुआ वो सबको पता है, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में काफी अच्छे से फिर भी पढ़ा है। तब नेपोलियन बोनापार्टे 1804 में टुक ओवर कर लेता है, 1804 में आता है और 1815 की लड़ाई लड़ते लड़ते वो जो है हार जाता है। कंजर्वेटिव टुक ओवर, यहाँ पर कंजर्वेटिव का रूल होना शुरू हो जाएगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। और फिर इसके बाद 15 से 30 तक, देखो 15 सालों तक कंजर्वेटिव एरा चला। कंजर्वेटिव लोगों ने ऑल ट्रेडिशंस को ला करके पुरानी चीजों को रिस्टोर करा करके जो है इस एरा को पूरा कंप्लीट कराया है। इसके बाद आते हैं रिवॉल्यूशनरीज। ये रिवॉल्यूशनरीज अभी हमने पढ़ा था, रिवॉल्यूशनरीज आए और किस तरीके से वो प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं और किस तरीके से वो समझा करके कि लिबर्टी को अगर हमें गेन करना है तो रिवॉल्यूशन को करना ही होगा। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन मैंने इसलिए लिखी ताकि पूरा का पूरा ये यहाँ तक हम कैसे आप पहुंचे वो आपको पता चल जाए। समझ में आ गया होगा इस टाइमलाइन से। फिर कहा गया रिवॉल्यूशनरीज जो हैं उसके अंदर कौन है? न्यू मिडिल क्लास पीपल। हमें पता है न्यू मिडिल क्लास पीपल, अरिस्टोक्रेसी दो कास्ट थी यहाँ पर, तो न्यू मिडिल क्लास पीपल्स में भी कौन कौन? उनके पास से जैसे प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए या क्लर्क वगैरह हो गए, ये सब लोग पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड जो लोग थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थे वो ये सब रिवॉल्यूशनरीज में कन्वर्ट हो गए थे। वही चाहते थे कि रिवॉल्यूशन हो और हमारा देश जो है लिबर्टी को गेन करे। इसी के लिए ही फिर साइड में लिखा हुआ है, पॉइंट देखें वन, फर्स्ट अपहेवल इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अपहेवल हुआ, फ्रांस की लड़ाई लड़ी गई, 1830 तक हम आ पहुंचे यहाँ पर। और 1830 में कंजर्वेटिव सोच में हमें पता चल गया था किसको इंस्टॉल करना चाहते थे, वो बर्बन डायनेस्टी के किसी आदमी को इंस्टॉल करना चाहते थे। और उसमें लुइस फिलिपी का नाम आता है। उन्होंने लुइस फिलिपी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरीके से वहां पर इंस्टॉल किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? देखो, तो होती है मोनार्की और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की तो मतलब जहां पर राजा ही सर्वे सर्वा है, जो वो चाहेगा वो होगा। लेकिन यहाँ पर 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्टे ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ताकि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आए तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से इस नेशन को गवर्न कर सके। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कंजर्वेटिव्स ने भी उस मॉडर्न प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दिया। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये लुइस जो फिलिपी था उसको इंस्टॉल कराया गया, बर्बन डायनेस्टी का किंग बनाया गया और उसे कहा गया कि तुम्हारी पावर्स जो है अब लिमिटेड नहीं, अब वो अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड होंगी। पहले तो पावर्स जो किंग की थी वो अनलिमिटेड थी, वो जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन अब वो कर तो सब कुछ सकता है, अभी भी किंग है, लेकिन वो करेगा किसके फॉर्म में? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को उसे भी फॉलो करना होगा, उसे भी मानना होगा। इसीलिए यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। समझ में आया? इसके बाद जब रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुई तब हमें पता चला देन बेल्जियम गॉट अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। उन दिनों यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड के ऊपर भी जब कब्जा हो रखा था बेल्जियम के ऊपर, यूनाइटेड किंगडम का ये हिस्सा हुआ करता था नेदरलैंड का, तो रिवॉल्यूशनरी कार्यों ने भी इसको भी क्या किया? अलग कराया। Dutch language was imposed on the people of Belgium। पहले डच लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज करी हुई थी। आप लोगों ने जब हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था उसमें भी बताया था मैंने। तो on August 25, 1830 a revolt broke out and Belgium was separated from Netherlands। और 25 अगस्त 1830 को एक रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट हुआ, एक ग्रुप लोगों का रिवोल्ट करने लगा और उस रिवोल्ट का नतीजा क्या निकल के क्या आया? बेल्जियम जो है नेदरलैंड से सेपरेट हो गया, अलग हो गया। फिर पढ़ना पहले ही यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नेदरलैंड का ही हिस्सा हुआ करता था, एक पार्ट हुआ करता था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब हम पढ़ेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
अब ग्रीक की अब भाई ग्रीक क्या चीज हो गई, ग्रीक कहाँ से आ गए बीच में, देखिए ये भी एक अलग नेशन है ग्रीक भी, इसे भी इंडिपेंडेंस के लिए इसने भी जो है लड़ाई लड़ी। तो थोड़ी सी मैं आपको ग्रीस की एक स्टोरी बता देता हूँ क्या है। ग्रीस भी एक ऐसी पोजीशन पर है उन दिनों, जैसे कि आप देखो, एक तो हो गया एशिया कॉन्टिनेंट, एक हो गया यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्टेब्लिश था, बीच में इनके बॉर्डर पर स्टेब्लिश था ये ग्रीस जो है। और ग्रीस के अंदर क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहा करते थे, क्रिश्चियनिटी से ज्यादा लोग इससे इंस्पायर थे, या हम लोग कह सकते हैं ब्रिटेन का ये एक तरीके से हॉली प्लेस था। जैसे हम लोग कहते हैं ना इंडिया के अंदर वृंदावन से हम लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, हम लोग हर तरीके से वृंदावन से जुड़े हुए हैं, हिस्टोरिकल वे में भी, क्योंकि औरंगजेब ने भी उस पे आक्रमण करके वहां के मंदिरों को खुलवा दिया था, तो पुराने हिस्टोरिकल टाइम से जुड़े हुए। इसी तरीके से ब्रिटेन के लोग भी क्रिश्चियन जो हैं वो ग्रीस से जुड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ, एशिया के इस वेस्टर्न पार्ट में कुछ इस्लामिक कंट्रियों का राज था, तो इस्लामिक लोगों ने इस ग्रीस के ऊपर आक्रमण करके इस ग्रीस को अपने अंदर कर लिया। तो कहीं न कहीं पर ब्रिटेन के लोग क्या चाहते थे कि ग्रीस हमारा जो है वापस आए, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, उसको कहते थे वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कि जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है यहाँ के लोगों ने मुख्य रोल उसमें प्ले किया है। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप के आदमियों के लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जगह थी। इसी वजह से ही ग्रीक के लोग या ग्रीस को जो है ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन के लोग जो है अपने अंडर चाहते थे, तो उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई के अंदर नाम आता है एक पोएट का, इंग्लिश पोएट हुआ है ये, इसका नाम है लॉर्ड बायरन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आया हुआ है कि नेम द इंग्लिश पोएट हु फॉट द रिवॉल्यूशन फॉर ग्रीस, ठीक है, लॉर्ड बायरन है उसका नाम। इसने आजादी के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण, इसको लड़ाई के अंदर बुखार हो गया और ये बुखार के कारण वहां पर मर गया। फिर भी कुछ नहीं हुआ, रिवॉल्यूशनकारियों ने अपना रिवॉल्यूशन जारी रखा और उस रिवॉल्यूशन के अंदर इनकी जो है एक ट्रीटी हो जाती है, संधि हो जाती है। ट्रीटी का बताया था, जैसे ट्रीटी ऑफ वेना बताया था कि उन लोगों ने कुछ एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी मानने को तैयार नहीं कि ये हमारी जगह है, हम वापस लेकर के रहेंगे, क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर के एक आदमी थे। ऑटोमन एम्पायर से इस्लामिक जो रूलर थे उन्होंने अपना कब्जा बना रखा था ग्रीस पर। उसी ऑटोमन एम्पायर के आदमियों के साथ ब्रिटेन के आदमियों ने अपना ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 में, इसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी। और उस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ कि भाई अब से ही जो है हमारा इसके ऊपर कंट्रोल होगा, ब्रिटेन के लोगों का ग्रीस के ऊपर टोटली कंट्रोल होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो इसी के साथ साथ एक इसमें मैंने लाइन लिखी है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड। मैंने बताया था आपको अभी ड्यूक मैट्रिक समय समय पर कुछ न कुछ जो है चुटकुले टाइप के छोड़ते रहता था। पहले तो उसने अभी किसी भी मैसेज के लिए कहा था कि भाई वो हमारे लिए मोस्ट डेंजरस एनिमी है, और अभी वो क्या कहता है, फ्रांस के लिए कहता है कि जब वो फ्रांस हार जाता है ना उसमें, तो वो फ्रांस के लिए कहता है, देखो फ्रांस कितना बड़ा एम्पायर है, कहता है व्हेन फ्रांस स्नीजेस, अगर एक बार फ्रांस छींक दे तो पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को सर्दी लग सकती है, मतलब सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है। इससे वो ये शो करना चाहता है कि फ्रांस एक कितना बड़ा एम्पायर है या कितनी बड़ी पावर है इस पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिवॉल्यूशनकारी रिवॉल्यूशन करके अलग अलग प्लेसेस को जो है जीतते जाएंगे, और यहीं से ही नेशनलिज्म इन यूरोप की शुरुआत होती है। नेशनलिज्म की जो फीलिंग पूरे यूरोप में, वो इसी तरीके से रिवॉल्यूशन कर करके फैलती जा रही है।